अशोक जी, उमाकांत जी कह रहे थे कि आजकल कोई मंत्री बात नहीं करता, लेकिन आप तो ऐसे पत्रकार हैं जिनसे विपक्षी नेता ही बात कर लेते हैं और मंत्री लोग भी बात कर लेते हैं। कई कैबिनेट मंत्री सब आपको कान में बता दिया करते हैं, जब नाराज होते हैं तो बता दिया करते हैं। तो गडकरी जी के बारे में आपसे अच्छी इनपुट और आपसे अच्छी जानकारी भी किसी के पास नहीं नहीं नहीं, गडकरी नहीं, मैं तमाम मंत्री के नाम है कि जो ऐसा नहीं कि ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं करते, उनको विश्वास होना चाहिए कि आप उनका नाम ड्रॉप नहीं करें। कहीं लेंगे कई पत्रकार है अपने धंधों के लिए नाम ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं तो मंत्री फिर उनसे दूर रहता है। और यदि आप मंत्री आप मंत्री से जरूरी उसके बंगले पे ही मिलो। हाँ, ठीक कई है। मंत्री ऐसे भी है, मुझे कई जगह बुला के मुझे बोला कि बहुत परेशान है, ये है वो है, देखो ये हो गया, इतना सारा ये कैसा करेंगे बताओ मुझे। सुनता ही नहीं आदमी। ऐसा भी मन की भड़ास निकाली, क्योंकि हर एक इंसान होता है, उसको अपनी भड़ास निकालनी होती है, तो उसे एक विश्वास की जगह होती है। यदि आपने इतना विश्वास अर्जित किया तो लोग बाकायदा बोलते हैं। चुनौती मिलेगी मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो वो जो आपने कहा कि 20,000 करोड़ का पूरा हुआ, तो मैं कल के फिगर बता देता हूँ आपको। कल जो आज इकोनॉमिक्स टाइम में छपे हैं, मतलब कल शाम को 5 बजे जब ये ऑफरिंग बंद हुआ होगा और इसके बाद आज 31 तारीख है, आज सुबह खुला, तो कल के फिगर्स ये थे कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर थे, उनको जो अलॉटेड शेयर थे उसमें से मात्र 0.04% बिक गए थे। नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर थे, उनको जो अलॉटमेंट थे उनमें से मात्र 4.12% बिक गए थे। रिटेल इन्वेस्टर जो पब्लिक को ऑफरिंग दिया था वो मात्र 4.26% थे। इकोनॉमिक्स टाइम की फिगर बता रहा हूँ। और एम्प्लॉइज के लिए जो रिजर्व थे, अलॉटमेंट था, उसमें 13.17% लिया था। उसी खबर में ये भी है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमारे यहाँ यदि कम हो रहा है तो उनकी दुबई की एक कंपनी से बात हो गई है, वो $4 मिलियन, मतलब करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ रुपए वो उसमें डाल रहे हैं। तो ये सब आज दिन भर यही एक्सरसाइज हो गई होगी कि तू अभी डाल, बाद में देता हूँ। और उसका एक कारण है, एक सेकंड एक मिनट, मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। अभी अभी की रिपोर्ट बता रहा हूँ मार्केट बंद होने के बाद में, कि इस रिपोर्ट पर विवाद के बाद अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। हिंदुस्तान और बाकी सब अखबारों में छपी है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ को आखिरी दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया है। 20,000 करोड़ के एफपीओ को बिक्री के आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों को जबरदस्त समर्थन मिला है। 4.55 करोड़ शेयर के मुकाबले में 4.62 करोड़ शेयर की मांग रही है और ये पूरा सब्सक्राइब हो गया है। अब ये 4 पॉइंट हो गया। मैं आपको बता दूं, इस देश में मीनू जी भी है, विवेक जी भी है, सब शेयर मार्केट इतना तो हम समझते हैं कि इस देश में कई ऐसे शेयर इश्यूज आए जो 8 टाइम सब्सक्राइब हो गए हैं, 8 गुना। सही बात। ये तो आप 0.4% एक्स्ट्रा मिला है और ये आपने जनरेट किया है। आपने सारे दलालों को लगा दिया होगा, पैसा हमसे लेके जाओ लेकिन इसको करो, ये वो अंडर सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, इज्जत का सवाल है। लेकिन अडानी जैसी कंपनी जो नंबर 1 वर्ल्ड में आदमी हो, उसकी कंपनी यदि 0.5% से ओवर सब्सक्राइब होती तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं। तो ये मैनेज्ड है। एक ही दिन में इन्वेस्टर को कैसा समझ में आ गया, रिटेल इन्वेस्टर को। एलआईसी ने और एसबीआई के बाकी कंपनियों ने करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये तब किया जब एलआईसी ने 18,000 करोड़ लॉस किया। और एलआईसी ये कहती है अपने क्लेरिफिकेशन में कि हमारे बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगा है, जितने कंपनियों में पैसा लगा है, अडानी में तो हमने 1% इन्वेस्ट किया। अपने लॉस का नहीं बोलती। तुमने बाकी 99% यदि 5,000 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो 1% अडानी में ही क्यों? अडानी इतना इन्वेस्टमेंट बाकी किसी और कंपनी में है, इस पे एलआईसी चुप है। 18,000 घाटे पे एलआईसी चुप है, क्योंकि आपको जिलेबी करना है, कंफ्यूज करना है। आपको जो सवाल पूछता है उसका तो जवाब आपके पास है ही नहीं। अब आते बात आपके ओरिजिनल टॉपिक पे, जो आपने कही कि मोदी को चुनौती किससे है। मोदी को चुनौती स्वयं मोदी से है, 2 फ्रंट पे। एक, जो 303 उन्होंने सीटें ली थी, किसी भी हालत में वो 303 से ज्यादा होनी चाहिए ताकि मोदी का मोदीपन रहेगा। दूसरी, मोदी जो चीज बोलते आ रहे हैं क्रियान्वयन में उतने ही फेल होते आ रहे हैं। तो करनी और कथनी का गैप इतना बढ़ गया है कि अब वो गैप मिटाना के लिए मुश्किल हो रही है। आप पिछली बार 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट बोलते हो, फिर आप नया कुछ क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हो, अब वो क्लस्टर भी फेल हो गया।
लोग एक बार दो बार पूछते, तीसरी बार बोलते कि अरे आप फिर कुछ नया बताओगे, लेकिन वो भी ऐसे ही हुआ, तो क्योंकि आपका पिछले 3-4 बार तो ऐसे ही हो रहा है। तो एक तो उनको अपने आप से चुनौती है। दूसरी बात, मैं ये मानता ही नहीं किसी हालत में कि संघ कमजोर है। सबसे पहले मोदी ने लैंड एक्विजिशन बिल के 3 अध्यादेश निकाल के कैंसिल कर दिए थे। संघ स्टेटमेंट नहीं देता। संघ ने अपने एक आउटफिट से उनको हिटलर कहलवा दिया भोपाल में बड़ी रैली करके, और लैंड एक्विजिशन बिल वापस ले लिया उन्होंने 3 अध्यादेश निकालने के बाद। किसान भी संघ का ही, किसान का जो आउटफिट था वो लगातार संघ वो आंदोलन कर रहा था और अल्टीमेटली वापस ले लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री यूपी संघ के बाद आया। मुझे याद है एक किताब का विमोचन होना था, 3 महीने पहले किताब तैयार थी और 3 महीने का बाद का टाइम दिया था संघ चालक ने। तो प्रकाशक और लेखक दोनों संघ चालक से जाके मिले कि 3 महीने का टाइम क्यों, जब सब कुछ तैयार है और आप तो आ ही रहे हो दिल्ली। उन्होंने कहा कि इसी किताब के विमोचन में मुझे कुछ कहना होगा, वो जरूरी उसी समय पे कहूंगा। और उसी किताब के विमोचन में उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र में सरकार होते हुए भी राम मंदिर नहीं बने तो फिर यह सरकार किस काम की। और इस स्टेटमेंट के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई केंद्र सरकार ने, ये बोलते हुए कि जो नॉन विवादित जमीन है वो सरकार हमको दे ताकि कुछ तो काम शुरू करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद की जमीन और नॉन विवाद की जमीन नाम की कोई चीज रही नहीं अभी अयोध्या में, पूरी अयोध्या विवादित हो गई है। उसके बाद फिर वो महिला कांड हुआ चीफ जस्टिस का, और फिर लागोपात एक एक के बाद एक ये हुई। और ये एकदम सरकार इसलिए एक्शन में आई कि संघ चालक का ये कहना कि सरकार किस काम की, ये बहुत बड़ा आघात था। मुझे संघ के बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा, मतलब पहले 2-3 में आप उनको गिन सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उनको यही कहा कि संघ तो अपनी मोदी ही चलाएंगे, आने वाले समय में संघ चालक कौन होगा ये मोदी तय करेंगे लगता है। तो उन्होंने हंस के कहा कि संघ एक गोल के तहत चलता है, एक एम लेके अपना रथ लेके निकला है। रास्ते में जब भी घोड़े थक जाते हैं तो हम घोड़े बदल देते हैं। अब किसी घोड़े को ये लग रहा होगा कि वो 10 साल से घोड़ा चला रहा है, रथ चला रहा है और बहुत तेज, वही रथ सब कुछ है, तो वो उसकी मूर्खता, इसमें संघ को कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन वो घोड़ा थक जाएगा संघ दूसरा घोड़ा लगा देगा। अडवाणी जी थक गए थे, उन्होंने मोदी को लगा दिया। मोदी जी थक जाएंगे तीसरे को लगा देंगे। वहां घोड़ों की कमी नहीं है। और जो यार आज हम जुमले, कहते हैं कि दूसरा नेता यार नहीं है, आज जुमले आप कहते हैं जुमले दूसरा कहाँ से, नेता। एक सेकंड, ये जुमले कहाँ से लाते हैं? बुधार का सिंदूर, नहीं नहीं नहीं, घोड़ा अरे घोड़ा। ये उन्हीं लोगों की देन है। ये घोड़े वाला रथ वाला एक उदाहरण उन्होंने ही मुझे दिया। पुराने जमाने में जब लंबी यात्रा पे रथ निकलते थे राजा महाराजा, तो रास्ते में घोड़े बदलते थे यदि जल्दी जाना हो। दूसरी बात, संघ का ऐसा कोई काम नहीं है जो मोदी नहीं कर रहे, तो संघ को क्या तकलीफ है? उनको जो एजुकेशन पॉलिसी चाहिए वो होती है, जो देश में जो चाहिए वो करवा रही संघ। संघ के ऐसा कौन सा काम है जो संघ चाहता है और मोदी ने उनके खिलाफ किया हो? ठीक है, संघ इस बारे में जरूर चिंतित होता है कि जो आयाराम गयाराम जो बीजेपी में आ रहे हैं उधार का सिंदूर, इससे बीजेपी का ओरिजिनल कैरेक्टर खराब हो रहा है। इसलिए संघ चालक ने भोपाल में ये बात कही दी थी कि बीजेपी में लगातार बाहर के लोग जो आ रहे हैं उससे बीजेपी का ओरिजिनल कैरेक्टर रहेगा क्या। उसके बाद एक ब्रेक सा लग गया। उसी के बीच में संघ चालक ने पुणे में यह कह दिया था कि ये कांग्रेस विरोधी संघ है ही नहीं, संघ विरोध की बात नहीं करता, संयुक्तता की बात करता है। और फिर बीजेपी ने कांग्रेस रहित प्रदेश बोलने के बजाय कांग्रेस विचार रहित राजनीति की बात करना शुरू कर दिया। तो संघ चालक ने एक बार हुंकार लगा दी तो पसीने तो आते हैं। क्योंकि यूपी में भी चुनाव लड़ना था, तो आखिरी फेज पे फिर संघ के शरणगति होना पड़ा, तभी जाके संघ ने एकदम काम करना शुरू करके आपको जो करना था। फिर संघ के पास तो कई शस्त्र है, फरेब भी करते हैं, झूठी आभाई भी निर्माण करता है, उसको उसके तो जनरेशन के तो कई चीजें। लेकिन मोदी जी के खिलाफ अब बोलने वाले 10 है, लेकिन बोलता तब है जब आदमी कमजोर पड़ता है। जब राहुल गांधी कमजोर पड़ गए तो ये G20 भी बोलने लगे। राहुल गांधी लगातार राज्य सरकारों में जीत आते तो ये G20 रोज उनका हार पहन के नाचते उनके सामने। जब केंद्र कमजोर होता है तो आवाजें उठनी शुरू होती है। आवाजें तब भी थी। क्या कभी जीवन में कभी सुना था, सोचा था आपने कि गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी जो गांधी परिवार के सामने अपने कपड़े उतार के लेट बिल्कुल साष्टांग दंडवत करता था, वो उनके खिलाफ बोलेगा? क्योंकि उसको मालूम था कि ये कमजोर हो गए, अब मैं बोल सकता हूं।
जब पेशवा कमजोर हो गए तो सारे क्षेत्र सिंधिया से लेके ग्वालियर के मतलब होलकर तक स्वतंत्र राजा हो गए। लेकिन जब कमजोर हुए तब उनको ये पता पड़ा कि ये पेशवा हमारे भरोसे है। जब ये पेशवा के भरोसे थे तो पेशवा के एक हुंकार पे भागा दौड़ी होती थी। तो ये कमजोरी किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि अभी इतने मैसिव मैंडेट ले लिया है गुजरात में, कोई मुझे बहुत ताज्जुब नहीं है, गुजरात के खुद के गुजरात के भूमि के है भाई वो, और गुजरात अपने पुत्र को अपने भूमि वाले को साथ नहीं देगा तो किसको साथ देगा? इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की महिला जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो शिवसेना जिले के सारे लोगों ने वोटिंग किया। द्रौपदी के मुर्मू के समय में तो झारखंड वाले ने भी वोटिंग किया और बीजेडी वाले ने भी वोटिंग किया, क्योंकि वो भूमिपुत्र अपने अपने बिरादरी का मामला आता है। तो फिर वही मोदी हरियाणा में इसमें क्यों नहीं चले, हिमाचल में क्यों नहीं चले भाई? वहां भी मोदी जी ने रैली की थी। दिल्ली तो नाक था उनका, 15 साल का सरकार थी, म्यूनिसिपल कार्य कैसे निपट गए? सवाल ये नहीं, अभी मोदी जी को ये देखना है कि सीटों का जो गड्ढा हो रहा है वो लाएंगे कहां से। कांग्रेस के साथ एक एडवांटेज था, नॉर्थ में गड्ढा होता था तो साउथ के भरोसे केंद्र में रहते थे, साउथ में गड्ढा होता तो नॉर्थ साथ देता था। ये कांग्रेस पूरे देश में थी। सुकुड़ते सुकुड़ते कांग्रेस अब कहीं 2-4 जगह पे बची हुई है। बीजेपी उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, लेकिन नीचे दक्षिण में बीजेपी का बैंड बजा हुआ। इसमें बीजेपी देखती है कि यदि मुझे 40-50 सीट का भी गड्ढा पड़ गया तो गड्ढा लाएंगे कहां से। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के आदी है। नरेंद्र मोदी का जो सरकार का गवर्नेंस का जो मॉडल है वो मिली जुली सरकार चलाने का नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेट करने के आदी है, डिक्टेटर बनने के आदी नहीं। वो जब से उन्होंने सत्ता संभाली, जीवन में कभी गुजरात में भी कोई मिली जुली वाला मामला नहीं था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में रहते थे तो अपने मनमानी करते थे। क्या कोई कल यदि वो ममता के भरोसे या बीजेडी के भरोसे या किसी के भरोसे यदि सरकार में रहे तो इतनी हिम्मत रख सकेंगे कि जो चाहे वो करवा ले और वो सरकार 2 मिनट के अंदर गिर जाएगी? अटल जी को भी सरकार चलानी आती थी, लेकिन मजबूरियां होती है कि जब आप मिली जुली सरकार चलाते हो। लेकिन अशोक जी तो मेरी जब बात हो जाएगी, तो हालात यदि हैं उस हालात मैंने में यही कहा 2000 नहीं संघ 2025 तक बीजेपी, मैं 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बीजेपी 230-240 पे आएगी तो भी सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन जो एनडीए के घटक दल है वो कौन सा प्रधानमंत्री चाहेंगे उस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि मोदी जी से कोई प्रेम, जैसा मोदी जी से कोई प्रेम नहीं, और यदि विपक्ष के बाकी एनडीए के घटक दलों ने कहा कि हमको राजनाथ सूट होता है तो संघ राजनाथ के पीछे खड़ा होने में 2 मिनट नहीं लगा देगा। यही पेज है। संघ को किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, संघ चालक के सिवाय, मैं बता दूं आपको। यही पेज है। ये सब पपेट है संघ के हाथ में। ये अपने आप को बड़ा समझते होंगे क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। लेकिन रात को भी ये सब सोने के पहले नमस्ते सदा वत्सले करके ही सोते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है जब तक नमस्ते नहीं करेंगे सदा वत्सला नहीं होगा। सुबह तक कुछ और हो जाएगा, सुबह तक कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए एक, क्योंकि पार्टी कैडर से चलती है और ये कैडर आज भी संघ मानसिकता का है। हाँ, असली बात वही है, असली चीज वही है। इसीलिए आपने बिल्कुल सही बात की अशोक जी। तो व्यक्ति से नहीं मतलब है। ओरिजिनल चुनौती नरेंद्र मोदी को अपने खुद के कथनी से है, खुद की कथनी, क्योंकि करनी में फेल हो गया और कुछ नहीं। यदि डिलीवरी मॉडल होता तो आने वाले 25 चुनाव तक कोई निकाल नहीं सकता था उनको। वो डिलीवरी मॉडल ही तो फेल है। हाँ, वो कुछ ज्यादा बड़ी बातें हो गई। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इस देश के लोग भ्रष्टाचार के बहुत आदी हो चुके हैं। तो बोलते तुम कितना भी खाओ, हमको तकलीफ मत दो, हमारा ठीक ठाक चल रहा है, महंगाई कम है, बेरोजगारी कम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और उसके बाद तुम सारा देश लूट जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चैन से रहने दो। लोगों को तब फर्क पड़ता है जब उसका तेल महंगा होता है, जब उसके लिए रोटी महंगी हो जाती है, जब उसके बच्चे सर पे खड़े होते हैं, रोजगार नहीं होता, तब वो परेशानी होती है। यहाँ का व्यापारी महंगाई से नहीं डरता, टैक्सेस से नहीं डरता। ये जीएसटी की वजह से वो कंफ्यूज्ड है कि उसको पता ही नहीं कि कल क्या होगा। नई मीटिंग में कौन सा जीएसटी किधर ऊपर जाएगा किधर नीचे जाएगा, मेरे घर में माल पड़ा हुआ है उस पर मैं क्या टैक्स दूं और क्या लाऊं। उसके यहाँ आज हर खेरची दुकान के वाले के पास उसको एक आदमी रखना पड़ रहा है अकाउंटिंग के लिए, जीएसटी भर, नहीं तो वो हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। लोग उससे डर रहे हैं। सवाल मुझे पूछा इसलिए मैं जवाब देता हूं। आप ही के बात का अभी कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी और दिलवाते हैं, और आप अभी कह रहे हो कि नीतीश और तेजस्वी एक हो गए तो बीजेपी परेशानी में है।
नरेंद्र मोदी जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में लड़े थे तो 1,000 करोड़ दूं, 2,000 करोड़ दूं, 5,000 करोड़ दूं वाली वो भाषण के बाद भी बीजेपी औंधी मोह गिर गई थी। तब नरेंद्र मोदी का वोट लेने की औकात कहां गई थी। आपने अभी परसेंटेज की बात की नरेंद्र मोदी जी के हिमाचल की, तो आपको पता है 33 जिलों में 55 सभाएं करने के बाद और लगातार हजारों मतलब कितने करोड़ रुपए खर्चा किए गुजरात में, सब कुछ होने के बाद बीजेपी का वोट परसेंटेज 2.5% बढ़ा। पता है आपको? तो परसेंटेज पे मत जाइए, वोट सीट कन्वर्जन पे जाइए। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जहां नरेंद्र मोदी अपने औकात पे लाए तो कांग्रेस से आने वाले नेता लेने की जरूरत नहीं है? आसाम में अपने बलबूते पे वोट ले, हेमंत विश्वकर्मा जैसे भ्रष्ट आदमी को लाने की जरूरत क्या है? गोवा में जो मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ 2 बीजेपी के लोग हैं, बाकी सब कांग्रेस से इंपोर्टेड लोग हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के ओरिजिनल लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कहां। क्लियर कट स्प्लिट हुआ है, ओरिजिनल बीजेपी और बीजेपी बुजुर्ग, बीजेपी खुर्द। एक राज्य बताइए यूपी और गुजरात छोड़ के जहां अपने बलबूते पे, तब जब आंध्र अभी हिमाचल में चुनाव हुए, हिमाचल सॉरी अपने इसमें उत्तराखंड के उमाकांत जी है, जब एक बार चुनाव हुए तो हम ये कहते थे कि कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस जीतेगी, सोनिया कांग्रेस जीतेगी या मोदी कांग्रेस जीतेगी, सारा कांग्रेस पार्टी उधर शिफ्ट हो गया था। तो यदि नरेंद्र मोदी को अपने बलबूते पे और अपने नाम पे इतना विश्वास है तो ये इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है नेताओं की, जो चुनाव जिताऊ नेता जो होते हैं, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी उसको बोलते हैं कि अपनी औकात वोट दिलवाने की कि एक पत्थर पे भी हाथ रख दे और वोट लाए। गधे को डरबी जितवाओ तो वो हो गया जॉकी, लेकिन तेज घोड़े पे पहले घोड़ा ढूंढो कौन सा तेज चलता है, उस पे बैठ के आप चलो और कहो कि हम हैं यहाँ पे। आपकी कर्नाटक में उधार के सिंदूर की सरकार है, ओरिजिनल लोग नहीं है। आपकी गोवा में उधार की सिंदूर, आपके महाराष्ट्र में उधार की सिंदूर, मध्य प्रदेश में उधार की सिंदूर। उधारी मिल नहीं पाई राजस्थान में, इसलिए वहां सरकार नहीं बन पाई। उत्तराखंड में उधार की सिंदूर, आसाम में उधार की सिंदूर, कहां उधार का सिंदूर नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने, जिनकी विचारधारा लगातार संघ को गाली देने की थी, जो नरेंद्र मोदी के पुतले जलाते थे, वो आज आपके सांसद और मंत्री कैसे बने? क्या ऐसी नरेंद्र मोदी की कमजोरी थी? क्योंकि आप मात्र एक पेन किलर के तहत आप सत्ता में आना चाहते हो। एन प्रकरण, अभी सत्ता में आ जाओ, वहां जो पार्टी है वहां खत्म करने का प्रयास करो। पार्टी ऐसी खत्म नहीं होती। जो लोग कल कांग्रेस बीजेपी में चले गए, बीजेपी के बुरे दिन आए तो सब पार्टी में वापस आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो लोग चले गए इसमें, इसके साथ गुलाम नबी के साथ, आधी 60% पार्टी खाली हो गई उनकी, वापस आ गए। उनको लगा थोड़ा दम है इस लड़के में, वापस आ गए। फिर आपने कहा कि कौन आता है, सवाल कौन आने वाली बात की नहीं है। 2 टाइप के गठबंधन मैंने यहां जिक्र किया था। जब केसीआर ने लोगों को बुलाया था तो वो लोग केसीआर के साथ गए थे जिसमें केसीआर का कोई स्टेक नहीं और उनका केसीआर में कोई स्टेक नहीं। ना केसीआर का 1% वोट उधर है, ना कोई केसीआर का ये संबंध है। लेकिन कांग्रेस आज नीतीश के साथ सत्ता में है, भले नीतीश वहां जाए ना जाए, अभी तो कांग्रेस के साथ है। सही बात है। डीएमके यदि पहुंचती है तो डीएमके तो आज सत्ता में है, शिवसेना पहुंचती है तो शिवसेना सत्ता में अभी तक थी और अभी भी गठबंधन में है। प्रश्न वो है, लोग इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। केसीआर ने इतने लोग इकट्ठा किए, क्या फायदा होगा? अखिलेश कितने वोट दिलवा पाएगा वहां पे तेलंगाना में? ठीक बात। ये एक परसेप्शन केसीआर को सिर्फ दिखाना था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं, इसलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। वो ऐसे इकट्ठा लोग करेंगे। हम लोगों ने वैसे उस दिन डिबेट इस विषय पे की भी थी, इसी थी। तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी यदि वोट कैचर, आप कहते हो 2014 में नरेंद्र मोदी का वोट कैचर थे, क्योंकि यूपीए की भ्रष्टाचार की सरकार घोषित हो चुकी थी, कांग्रेस में नेतृत्वहीनता थी, मनमोहन सिंह पे कोई नेता उनको मान नहीं सकते थे, वो पैराट्रूपर थे, राहुल गांधी पप्पू घोषित कर दिए गए थे, तो नरेंद्र मोदी आ गए। नरेंद्र मोदी आने के बाद कौन सामने नेता था बीजेपी में? इसी समय आप कहते हो ना, गडकरी को कौन वोट देगा, राजनाथ को कौन वोट देगा? लालू यादव तमिलनाडु में भी जाके खड़ा हो गया तो 1 लाख लोग इकट्ठा होते उनको देखने और सुनने में। सवाल है, नरेंद्र मोदी को कौन लोग जानते थे भाई बिहार के? नरेंद्र मोदी तो गुजरात में नेता थे, मीडिया ने बताया ना, गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल क्या था? गुजरात का मॉडल 2 सेकंड दीजिएगा। गुजरात का मॉडल टोटली भ्रष्ट था। सवाल ये है कि आप प्रोजेक्ट करते हो, यदि यही पप्पू राहुल गांधी
कल तक का पप्पू राहुल गांधी यदि आज सीरियस नेता हो गया तो बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं अब कि जो अभी सरकार में अशोक भैया अभी टेस्ट होना बाकी है, 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, कांग्रेस जीती है उस पर डिपेंड करता है। सवाल ये है कि अब क्या होगा। 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्य जीतने के बाद बीजेपी भयानक सेलिब्रेशन करेगी। हाँ ठीक बात, मैसेज देगी हम सबको। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का, वो तो यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतने पे भी सेलिब्रेशन करती है। मीनू जी बताइए कुछ कह रही है। पूरे 3 राज्यों की 3 जगह चुनाव हुए, सब गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ। किसी ने हिमाचल और दिल्ली की बात नहीं की। टेलीविजन चैनल पे भी नहीं की। मैंने कहा था न्यूज 18 पे आप थे उस दिन, मैंने बीजेपी हार गई है। आप और मैं साथ में ही थे, याद होगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, हिमाचल के जो रिजल्ट रहे उसमें एक करेक्शन है। बीजेपी को 2017 में 49% वोट मिला था, जो कि इस बार घट के 42% हो गया है। तो आप जीत के मार्जिन कम है दोनों के बीच में वोट परसेंटेज में, उस पे मत जाइए। बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट कितना गिरा है? 7% वोट गिरा है।